तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, जो डेली करंट अफेयर की बात कर रहे थे, इसमें हम बात करेंगे 16 जून 2026 के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था यार, ये क्या था, जो एज ऑफ लिविंग इन इंडिया है, ये न्यूज़ में था। बिकॉज ये न्यूज़ में था कि जो इंडिया का जो गवर्नेंस जनरली है वो कैसे रहा है, हाउसिंग, क्लीन फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इनको बदलने में, उसके रेफरेंस में ये न्यूज़ में था। इसके ऊपर आर्टिकल आया था यार। सो बात करें अबाउट दी एज ऑफ लिविंग जो रहा है 2014 से 2026 तक, कितने आसानी से कोई जी पा रहा है इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अबाउट डेफिनेशंस की, कि एज ऑफ लिविंग क्या होता है, विज़न क्या है, कि हम जो बेसिक सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं कितने आसानी से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको हम एज ऑफ लिविंग बोलते हैं यार। एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ ना, एक डिफाइंड जो एक्सेस है वो ये डिफाइन करता है कि मिनिमम बैरियर्स के साथ कोई कितना अच्छा ज़िंदगी जी पाता है। सो इट इज़ डिग्निफाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ मिनिमम बैरियर्स, dignified quality of life with minimum barriers। एंड जो शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम दी वेलफेयर टू एम्पावरमेंट, उसकी बात करें तो वो हमको देखने को मिला है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जिसको देखते हुए यहाँ पे एज ऑफ लिविंग की बात की गई है, वो आर्टिकल 21, 38, 39, 47। तो आर्टिकल नंबर 38 किसके बारे में बात करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात करता है ना। आर्टिकल 39 जो है वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने की बात करता है ना। आर्टिकल 47 जो है वो एक तरह से जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको रेस करने की बात करता है। जो स्टेट है वो प्रोहिबिशन करेगा जो कंजम्पशन है इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इसकी बात करता है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की बात करता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रिवेंट करने की बात करता है 47। ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने की बात करता है। ये 38 जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस मिनिमाइज करने की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को। ये बेसिक बेसिक चीज़ें अब न्यूज़ में रहती है, तो इस आर्टिकल्स को रिवाइज कर लिया करो, है ना। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट्स हैं एज ऑफ लिविंग बिजनेस, एज ऑफ लिविंग के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं यार। तो जो डिटर्मिनेंट्स जो एज ऑफ लिविंग डिटरमाइन करते हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ मिल पा रही हैं कि नहीं, ये देखा जाता है यार। हेल्थ केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन को देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक
सिक्योरिटी को देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को देखा जाता है यहाँ पे। इसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग कितना है ये सब दिखाया जाता है। डिजिटल एक्सेस एंड गवर्नेंस एफिशिएंसी को देखा जाता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखा जाता है। सेफ्टी एंड सोशल इंक्लूजन कितना है ये सब जो है डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि लिविंग एज ऑफ लिविंग को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं यहाँ पे एज ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए, वो कौन कौन से हैं यार? तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी अगर हम बात करें, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है वो अर्बन हाउसिंग के लिए स्टेप लिया गया। एंड जो अमृत है दैट इज़ फॉर अर्बन सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये लाया गया था फॉर अर्बन सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट जो यूनिवर्सल एक्सेस हो पाए एसेंशियल्स का, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा? यूनिवर्सल एक्सेस टू एसेंशियल्स की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो लाया गया फॉर एलपीजी कनेक्शंस। एंड जल जीवन मिशन ये लाया गया फॉर पाइप्ड वाटर। सौभाग्य इट इज़ फॉर सौभाग्य इज फॉर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी यार। और कौन कौन से यहाँ पे इनिशिएटिव्स लाए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए यार? जनधन योजना लाया जो कि यूनिवर्सल सबके लिए बैंक अकाउंट खोलने की बात करता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। जन धन योजना की बात करें तो ये बैंक अकाउंट्स खोलने की बात करता है। जो मुद्रा है, मुद्रा योजना की बात करें तो वो लोन्स देने की बात करता है फॉर एम्पावरमेंट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लाया गया, बेनिफिशियरी को कोई नुकसान ना हो बोल के मिडिल मैन को हटाने के लिए। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वो कौन है भाई, वो कौन सी चीज़ है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड कनेक्टिविटी के लिए नेशनल हाईवे एक्सपांसन किया गया। नेशनल हाईवे एक्सपांसन किया गया। दिल्ली
देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया। उड़ान जो है वो रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए, है ना, ये स्कीम लाया गया, उड़ान फॉर रीजनल एयर कनेक्टिविटी। उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, जिसके अंदर रीजनल एयरपोर्ट्स डेवलप करने की बात की जाती है यार। सिटीजन प्लेटफॉर्म एंड रिफॉर्म्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने सिटीजन के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे सिटीजन के लिए लाए गए। सो सिटीजन प्लेटफॉर्म एंड रिफॉर्म्स के अंदर सिटीजन प्लेटफॉर्म एंड रिफॉर्म्स की बात करें तो MyGov लाया गया फॉर इंक्रीजिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन यार। MyGov ऐप फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो CP ग्राम्ग ये लाया गया। CP ग्राम इज़ फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल, है ना, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो है 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू ट्रैक एंड अपील कंप्लेंट्स, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, उसको अप्लाई करने के लिए। सो इट इज़ फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल। जन विश्वास एक्ट की बात करें तो इट इज़ फॉर डिक्रिमिनलाइजिंग प्रोविजन। ये बेसिक बेसिक चीज़ पता हो तो आपको एक तरह से जो क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में वो भी आपको समझ आएगा। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रह गए। चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई हमारे पास एज ऑफ लिविंग के अंदर हम उसकी बात करें चैलेंजेस के अंदर जो रीजनल इक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे एज ऑफ लिविंग के लिए। कहीं पे ज़्यादा विकास हो रहा है, कहीं पे कम विकास हो रहा है यार। सर्विस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी का, सर्विस देने से क्या होगा भाई, क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। सर्विस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी का एक चैलेंज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है ठीक से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रॉब्लम है यार। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। डिजिटल डिवाइड हमको देखने को मिल रहा है। अर्बनाइजेशन का प्रेशर है भाई। गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हमको देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, ये चैलेंजेस हमको देखने को मिले। बाकी एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो हमको जो एक्सेस हैगा क्वालिटी के साथ उसको शिफ्ट चाहिए भाई। अभी जो क्वालिटी नहीं मिल पाया तो शिफ्ट फ्रॉम एक्सेस टू क्वालिटी एक्सेस, ये इस पे ध्यान देना होगा। शिफ्ट फ्रॉम एक्सेस टू क्वालिटी, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान देना होगा।
स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस, ग्रीन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने पे ध्यान देना होगा यार। ह्यूमन कैपिटल फर्स्ट अप्रोच को बढ़ाना होगा। ह्यूमन कैपिटल फर्स्ट अप्रोच को बढ़ाना होगा। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पे फोकस करना होगा। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पे फोकस करना होगा। जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ब्रिज करना होगा। डिजिटल इंक्लूजन को एनहांस करना होगा। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट जो एज ऑफ लिविंग है इन इंडिया की। इसके ऊपर जो आया था डॉक्यूमेंट, मतलब इसके ऊपर जो न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव्स ले गए। जनधन, मुद्रा, अमरूद, डिजिटल इंडिया, माई गवर्नमेंट। उन्होंने स्ट्रेंथन किया सिटीजन पार्टिसिपेशन को, रिलायंस को। बाकी कुछ चीज़ें भी रही जो कि जिनको सुधारने की ज़रूरत है, कुछ चैलेंजेस भी रहे, वो सब हमने देखा यहाँ पे ना। जस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन को एज ऑफ लिविंग को यहाँ पे कंपेयर किया गया। लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट में नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड जो है ना, कैसे उनसे सीख सकते थे। जो हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स ला के हेल्थ केयर एक्सेस की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस है यार थ्रू नेशनल हेल्थ सर्विसेज। कनाडा के अंदर पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर है, बट हमारे देश में नहीं था तो हमने आयुष्मान भारत लॉन्च किया, है ना। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए जापान एंड सिंगापुर ने एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन सिस्टम लाया। तो इंडिया ने भी एक तरह से जल जीवन मिशन से इम्प्रूव किया। जो वाटर एक्सेस है उसको स्वच्छ भारत अभियान से जो सैनिटेशन है उस पर ध्यान दिया गया। तो ये सब चीज़ें की बात की गई थी इसमें। ये जो आर्टिकल था, है ना, जो एनर्जी एक्सेस जिसमें जर्मनी एंड डेनमार्क का जो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से इंटीग्रेट कर रहे हैं वो, उसको देखते हुए यहाँ पे सौभाग्य जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम लाया गया। ओके, तो इन सब चीज़ों की बात की गई भाई यहाँ पे। ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग स्वीडन एंड नॉर्वे का जो क्लीन एनर्जी, रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का जो ये इन्होंने जो अपनाया है डेवलप्ड नेशन में, जो हम इंडिया ने क्या किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ईवी एडेप्टेशन है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। ये हमने बात की अबाउट एज ऑफ लिविंग इन इंडिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट हीट वेव्स एंड सरफेस ओजोन पॉल्यूशन की। ये न्यूज़ में क्या था, बिकॉज जो कंट्री वाइड स्टडी यहाँ पे 2004 से 2024 के बीच में जो हुआ था, उसने जो हीट वेव्स है वो एक्सेलरेट हुआ है ना। और उससे क्या हुआ, जो हार्मफुल सरफेस ओजोन है जो कि हमारे लिए ख़राब होता है वो बना है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी मोर्टेलिटीज़ जो हैं वो बढ़े हैं। ये यहाँ पे स्टडी ने बताया, जो स्टडी हुई थी यहाँ पे कंट्री वाइड। तो उसके बारे में हम बात करें, हिंदू के ऊपर भी, इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर भी इसके ऊपर आर्टिकल आया था यार। सो द हीट वेव्स एंड सरफेस ओजोन पॉल्यूशन इन इंडिया। देखो, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो हमारे लिए अच्छा होता है, ओजोन जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेड से बचाता है। बट जो ये सरफेस ओजोन होता है ना वो हमारे लिए हार्म ख़राब होता है यार। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो हमारे हेल्थ ख़राब करता है। तो इसके बारे में हम बताएं तो जो सरफेस ओजोन है पहले वो समझो यार। कि मतलब पहले तो स्टडी की फाइंडिंग्स बताएं कि स्टडी फाइंडिंग्स की बात करें कि स्टडी फाइंडिंग्स 2004 से लेकर 2024 तक जो स्टडी हुई उसके अंदर बताया कि देखो ओजोन लेवल जो है वो 85 से 110 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पे हीट वेव्स के समय ये पहुँच जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक लेवल है यार। ये कोड कर सकते हो डाटा को आप किसके अंदर, मेंस के अंदर ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन यार, ना। एनेक्सीड करता है जो WHO का गाइडलाइन है जहाँ पे 70 माइक्रोग्राम पर
मीटर क्यूब जो है वो एवरेज होना चाहिए, यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोला गया। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है मतलब सरफेस ओजोन है उसको, तो इससे ज़्यादा जा रहा है भाई, जिससे हमारे पास कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज देखने को मिलते हैं। तो हॉटस्पॉट्स के अंदर जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है वो, जैसे दिल्ली हो गया यार, वेस्टर्न दिल्ली हरियाणा एंड एडजॉइनिंग रीजन जो है वो यहाँ पे हॉटस्पॉट्स के तौर पे यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। सिग्निफिकेंट क्या है, सीजनल मोर्टेलिटी सर्ज हमको देखने को मिल रहा है। सिग्निफिकेंट सीजनल मोर्टेलिटी, अभी गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट वेव से लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, तो हीट वेव होता क्या है, पहले तो हीट वेव का डेफिनेशन समझ लेते हैं भाई। हीट वेव का डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज़ प्लेन्स में अगर 40 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे हीट वेव्स के डेफिनेशन की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट ने जो डेफिनेशन दिया है उसकी बात करेंगे। अगर प्लेन्स में 40 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर तो उसको हम हीट वेव्स बोल रहे हैं। प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस एंड एबव टेम्परेचर तो इसको हीट वेव बोल रहे हैं। कोस्टल रीजन में अगर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको हीट वेव बोलते हैं। हिली रीजन में अगर 30 डिग्री एंड उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट वेव्स। सो ये तो हमने हीट वेव की बात की यार। बाकी जो ओजोन है क्या होता है, ये सरफेस ओजोन की हीट वेव से वैसे सरफेस ओजोन ज़्यादा बन रहा है, उसकी बात करें तो सरफेस ओजोन क्या होता है। अबाउट सरफेस ओजोन की बात करें तो ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है। जब पर देखो पान प्लस ओ मेरी जान इज इक्वल टू, ये स्मोक बनाते हैं, ठीक है, दोनों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं यार, फोटो केमिकल स्मोक, पान प्लस ओ मेरी जान। तो यहाँ पे ये ओजोन जो है वो सरफेस ओजोन की बात करते हैं। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है दिस इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट का मतलब ये है कि जब नाइट्रस ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है यार। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उससे बना, इसलिए नाम दिया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट लाइक दिस आर फॉर्म बाय नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस सनलाइट, एंड ये ट्रोपोस्फेरिक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेरिक बनता है इसीलिए इसको बोलते हैं बैड ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो गुड ओजोन या फिर ओजोन लेयर के तौर पर होता है, जो कि हमको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। स्ट्रेटोस्फेरिक और गुड ओजोन विच इज ओजोन लेयर है ना, ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। ओजोन जो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इट इज शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। सोर्सेस ऑफ प्रिकर्सर की बात करें तो ये कहाँ से जो है, जो प्रिकर्सर लाइक यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिससे मिलकर क्या बन रहा है, ये जो सेकेंडरी ओजोन और फिर सरफेस ओजोन जो बन रहा है उसके कहाँ से, पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है जिससे ये बन रहा है। तो जो प्रिकर्सर्स हैं, सोर्सेस ऑफ प्रिकर्सर से ये क्या क्या है, जो वेहिकुलर एमिशंस हैं वहाँ से हमारे पास ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं यार। थर्मल पावर प्लांट से ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड से वो रिलीज होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। बायोमास की बर्निंग से,
डीजल जनरेटर से रिलीज होते हैं। पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स से रिलीज होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन से रिलीज होते हैं यार। ओके, तो जो ओजोन पॉल्यूशन का उसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओजोन पॉल्यूशन। इम्पैक्ट ऑफ ओजोन पॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओजोन पॉल्यूशन का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करता है भाई ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेशन कस करता है जो ओजोन है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कस कर सकता है ना। इंटस्टिशियल लंग डिसीजेस कस करता है ये। एंड COPD कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस के रिस्क को बढ़ाता है और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस के रिस्क को बढ़ाता है। प्री मैच्योर मोर्टेलिटी, समय से पहले इंसान को भगवान के रास्ते भेज सकता है। तो ये ह्यूमन पे प्रभाव पड़ा। हमने एक ह्यूमन के ऊपर प्रभाव की बात की, ओजोन पॉल्यूशन की। बाकी इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है ओजोन का, तो ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस क्रॉप डैमेज करता है यार। लाइक वीट को, राइस को एंड सोया को, ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो ख़राब करता है। एंड फॉरेस्ट को कमज़ोर कर देता है। क्लाइमेट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक वार्मिंग करता है ये। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो हेल्थ केयर के कॉस्ट को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को लो करता है यार। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर हेल्थ केयर के कॉस्ट को बढ़ाता है एंड लोअर दी प्रोडक्टिविटी। बाकी ये जो ओजोन है उसका हीट वेव से क्या लेना देना है, हीट वेव के साथ लिंक करें ओजोन को। सो ये एक्सेलरेट करता है ओजोन फॉर्मेशन को। हीट वेव जो है दे एक्सेलरेट ओजोन फॉर्मेशन। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, मैंने बताया ना, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन से मिलके बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो उसके जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसको ये फास्टर कर देता है जो हीट वेव्स हैं, बिकॉज सनलाइट एंड हीट से यहाँ पे ये ट्रिगर होता है ये रिएक्शन। एंड एयर मासेस को रोक देता है, तो जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है यार जो हर बार स्मॉग दिल्ली वाले एरिया में देखने को मिलता है, ये एयर को रोक देता है। सो स्टैग्नेंट एयर मासेस की बात करते हैं। ऑल्सो जो नेचुरल रिमूवल है फोटोकेमिकल, मतलब जो ऑक्सीजन, मतलब जो ट्रोपोस्फेरिक तो नेचुरली बनता है, तो इसका जो नेचुरल रिमूवल है उसको भी एक तरह से ये रिड्यूस कर देता है हीट वेव जो है। एंड ये इसका एक स्ट्रॉन्ग अल नीनो इन्फ्लुएंस होता है यार। जहाँ पे हीट वेव ज़्यादा देखने को मिलते हैं वहाँ पे चांसेस हैं कि एल नीनो फिर से आए। एल नीनो बार बार लाने के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है हीट वेव्स। तो इसके बाद तो हीट वेव्स के डेफिनेशन की बात करें कि फाइंडिंग तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है यार। ठीक है, करना क्या है अपने को, एक नेशनल डिज़ास्टर के अंदर इसको इंक्लूड करना होगा हमको हीट वेव्स को,
है ना। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से एक्सेस मिलना चाहिए, हीट वेव से जो चीज़ें हो रही हैं सर्विसेज मिलना चाहिए, यहाँ से पैसा मिलना चाहिए यार। लास्टली सिग्निफिकेंस की बात करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस, बिकॉज इसके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन आ सकता है। हीट वेव सारा डिज़ास्टर, लोग बोलते हैं कहीं से भी क्वेश्चन आता है मेंस में, यार नहीं भाई, जो न्यूज़ में रहता है उस पर क्वेश्चन आता है। तो ये आप देखो हीट वेव्स न्यूज़ में है तो हीट वेव से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूजन करना पड़ेगा एज अ नोटिफाइड डिज़ास्टर, किसको, हीट वेव्स को। एंड जो एक्सेस है टू स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो हीट एक्शन प्लान है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है यार। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम लाना पड़ेगा और जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट हीट वेव्स एंड देयर लिंकेज टू द सरफेस ओजोन पॉल्यूशन। यार ज़रूरी है ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 के अंदर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड इन्वायरमेंट के अंदर तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के ऊपर क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ये क्राइटेरिया याद रखना हीट वेव्स का, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी, इट इज़ अबाउट ड्रोन्स। यार यूक्रेन, लेबनान एंड वेस्ट एशिया में जो वॉर्स हो रहे हैं वहाँ पे ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक तरह से ये चीप एंड मास प्रोड्यूस इस्तेमाल, मतलब मास प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, है ना। अनआर्म्ड सिस्टम के तौर पे मिलिट्री पावर्स को एक तरह से रिडिफाइन कर रहा है, उसके देखते हुए यहाँ पे ये न्यूज़ में था। एंड ऑल्सो जो ड्रोन स्वैम्स है इसके ऊपर तो 2026 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो व्हाट आर ड्रोन्स, अगर हम समझें पहले तो ड्रोन रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, ड्रोन रिवॉल्यूशन एंड मॉडर्न वॉरफेयर, ड्रोन रिवॉल्यूशन एंड मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, सो सबसे पहले तो जो फंडामेंटल्स हैं ड्रोन्स के, फंडामेंटल्स की बात करें तो ड्रोन्स होते क्या हैं यार। फंडामेंटल्स ऑफ ड्रोन्स की बात करें, दिस आर अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यार। अनआर्म्ड गलत बोल रहा हूँ, आर्म्ड होते हैं ये, है ना। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इसको हम बोलते हैं। ओके, या फिर सिस्टम्स की फंक्शन की बात करें तो जो ड्रोन्स हैं जैसे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सनेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं यार। ISR के अंदर INT, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉन्सनेंस की बात करें, ये टारगेट एक्विजिशन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टारगेट एक्विजिशन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स की बात करते हैं। लॉजिस्टिक एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं यार। बाकी जो ड्रोन्स हैं इसके कॉमन कैटेगरीज होते हैं, लाइक लॉटरिंग म्यूनिशंस जो इस्तेमाल किए जाते हैं,
FPVs होते हैं, कार्गो ड्रोन्स होते हैं, सर्विलेंस एंड कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं। सो कॉमन कैटेगरीज की बात करें सर्विलेंस एंड कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब बारूद तसला बारूद देने के लिए। एंड कार्गो ड्रोन्स भी होते हैं यार, FPV, जो कि बहुत तेज़ी से उड़ते हैं यहाँ पे। तो ये हमने बात की अबाउट दी फंडामेंटल्स ऑफ ड्रोन। ना ड्रोन स्वॉर्म्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था यहाँ पे प्रीलिम्स में, ये ड्रोन स्वॉर्म्स की बात करें ड्रोन स्वॉर्म्स ये AI एंड स्वॉर्म इंटेलिजेंस दोनों को जोड़ के ये बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्वॉर्म इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। एक मैश नेटवर्क कम्युनिकेशन करता है, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं ड्रोन्स जो हैं। ऑटोनोमस एन है ना ऑपरेशन, आपस में अकेले ऑटोनोमस ऑपरेशंस करते हैं ये। एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसके अंदर, फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, दो से भले चार, चार से भले आठ, ऐसे ये फैले होते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, एयर डिफेंस, सैचुरेशन जब हो जाए, सर्च एंड रेस्क्यू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन स्वॉर्म्स का। एप्लीकेशंस की बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर, एयर डिफेंस, सैचुरेशन के लिए किसी के एयर डिफेंस को यहाँ पे ध्वस्त करना है तो बहुत सारे ड्रोन अटैक कर दो यार, ठीक है। वो सोचेंगे कि फाइटर जेट्स आ रहे हैं और उस तरह से मिसाइल फेल हो जाएंगे। रेस्क्यू के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो काउंटर मेजर्स हैं जो कि लिए जाते हैं यहाँ पे इनको ध्वस्त करने के लिए, ड्रोन्स का ध्वस्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। GPS स्पूफिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लेज़र्स। काइनेटिक इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रोन रिवॉल्यूशन है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में था, तो की ड्राइवर्स क्या दुनिया में अब ड्रोन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ड्रोन रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। तो ड्रोन रिवॉल्यूशन की बात करें तो की ड्राइवर्स क्या हैं भाई ये ड्रोन रिवॉल्यूशन के। तो लो कॉस्ट प्रिसीजन वॉरफेयर में हेल्प करते हैं, इसलिए ड्रोन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस्तेमाल करते हुए लोगों, मतलब वॉरफेयर में लो कॉस्ट प्रिसीजन वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ड्रोन्स देखने को मिल रहे हैं। मास प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है यार, कैपेबिलिटी है, इसको मासली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन कर सकता है यहाँ पे, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन देखने को मिल रहा है। ऑल्सो जो परसिस्टेंस बैटल फील्ड विजिबिलिटी है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है।
जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है ड्रोन रिवॉल्यूशन का वो क्या रहा है भाई। तो जो एक्सपेंसिव कन्वेंशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिल रहा है यार। शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेंसिव कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जो मिलिट्री पावर है उसका डेमोक्रेटाइजेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ड्रोन। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मिलिट्री पावर ऑल्सो जो कंटिन्यूस बैटल स्पेस है उसका क्रिएशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से ड्रोन्स कहीं कोई भी अटैक कर दे रहा है यार, तो हमेशा लड़ाई ना कहीं हो रही है। मिलिट्री डॉक्ट्रिन में चेंज देखने को मिला बिकॉज ऑफ द ड्रोन। चेंज इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज़ की, तो ये ड्रोन रेवोल्यूशन ने क्या किया, जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यार। ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो FPV जो ड्रोन है उसको प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जो फर्स्ट पर्सन व्यूज़ होते हैं है ना, ये जो ड्रोन्स होते हैं दे आर यूज फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स यार। इसमें VR से देखा जाता है यहाँ पे। एंड लॉटरिंग म्यूटेशन मतलब जो कामिकाज़ा ड्रोन्स होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे कामिकाज़ा कौन ड्रोन्स को हम सुसाइड ड्रोन्स भी बोलते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी ये तसला बारूद लेके जाते हैं और टकरा जाते हैं और फट जाते हैं, ठीक है भाई। सो लॉटरिंग म्यूनिशंस लाइक कामिकाज़ा ड्रोन की बात करें which are also known as सुसाइड ड्रोन्स। ऑल्सो मॉडिफाइड बॉम्बर ड्रोन्स होते हैं यार जो कि बॉम्ब गिराने के लिए काम आते हैं। मॉडिफाइड बॉम्बर ड्रोन्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन्स को। है ना। यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस रेजिस्टेंस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स भी होते हैं, आपस में दूसरे फाइबर ऑप्टिक्स में कनेक्टेड होते हैं, कोई GPS से कनेक्टेड नहीं होते, सो इंटरफ्रेंस नहीं कर सकते कोई। सो इंटरफ्रेंस रेजिस्टेंट फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स भी होते हैं। तो ये सब हमने बात की जो टेक्नोलॉजी से कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ड्रोन्स। बाकी जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसकी बात करें यहाँ पे जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हमको देखने को मिलता है इसकी बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरेक्शन देखने को मिलता है यार। जो ड्रोन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं इसके साथ इंटीग्रेट करके। एक्सपांसन जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है उसका एक्सपांसन देखने को मिला बिकॉज ड्रोन बढ़ रहे हैं तो अब काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तो बनाने पड़ेंगे यार। सो उसका एक्सपांसन देखने को मिल रहा है हमारे पास। एक्सपांसन ऑफ काउंटर ड्रोन सिस्टम जो अनमैन्ड इकोसिस्टम है लाइक एरियल ग्राउंड एंड मैरीटाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ड्रोन्स। ग्रोथ ऑफ अनमैन्ड इकोसिस्टम जो कि यहाँ पे एरियल ग्राउंड एंड मैरीटाइम रीजन्स में भी देखने को मिल रहा है। बाकी इम्प्लीकेशन की बात करें जो ड्रोन रिवॉल्यूशन है उससे इंडिया को क्या क्या सीखना चाहिए और इंडिया को क्या करना चाहिए उसकी अगर हम बात करें, जो ड्रोन रिवॉल्यूशन है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्प्लीकेशन है भाई इंडिया के लिए उसकी बात करें। सो इम्प्लीकेशन फॉर
इंडिया तो एक तरह से जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा यार, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव पे फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने को, है ना। ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे, बॉर्डर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा, बॉर्डर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा, आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना होगा, डॉक्ट्रिन बनाने पड़ेंगे भाई इस प्रकार के, मॉडर्नाइजिंग आर्म्ड फोर्सेस डॉक्ट्रिन, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा इन एआई एंड स्वार्म टेक्नोलॉजी, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एआई एंड स्वार्म मतलब घिरा हुआ एक जाल, ठीक है, इनके ऊपर। तो हमने बात की अबाउट दी ड्रोन रेवोल्यूशन की, जिसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आपको घिसे पुटे वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, अब चीज़ें बढ़ रही हैं तो मेंस में अंदर भी। और यूपीएससी भी क्या चाहता है यार, यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर आप आईएएस बन जाओगे तो आप क्या करोगे, आप किताबें थोड़ी ना पढ़ोगे, आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं प्रॉब्लम्स के, आपको सोचना पड़ेगा, तो वही तो आपको अभी भी करना है यार, एस्पिरेंट को भी वही करना होता है। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है स्लोवाकिया में, है ना, ये न्यूज़ में था यार, बिकॉज यहाँ पे जो बायलैटरल ट्राइज हैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की तरफ उसको एलिवेट करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है उसकी बात करते हैं स्लोवाकिया में, जून में विजिट किए थे उन्होंने। सो इंडिया स्लोवाकिया रिलेशंस की बात करें, जो पीएम विजिट है हिस्टोरिक विजिट है भाई, यहाँ पे जून 2026 में जो स्लोवाकिया गए ये, पीएम विजिट्स हिस्टोरिक और पीएम मोदी हिस्टोरिक विजिट्स, ये हिस्टोरिक विजिट रहा है जून 2026 के अंदर। एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को एलिवेट करेगा स्लोवाकिया के साथ यार, ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को एलिवेट करेगा। जो ऑर्डर है ऑफ द वाइट डबल क्रॉस एंड फर्स्ट क्लास अवार्ड, ये यहाँ पे ना, जो ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस जो कि स्लोवाकिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो प्रेसिडेंट ने दिया, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को। एंड ये इंडिया के पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने स्लोवाकिया को विज़िट किया। 1993 में स्लोवाकिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे विज़िट किया, तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ये। सो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है स्लोवाकिया का, दिस ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, वो प्राइम मिनिस्टर को मिला, विच इज़ द फर्स्ट क्लास अवार्ड एंड फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन पीएम सिंस 1993। जब इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद पहला बार किसी ने विजिट किया है, फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस 1993। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को एलिवेट करेगा। बाकी जो की बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इंडिया और स्लोवाकिया के बीच में, अगर हम उसकी बात करें कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर
जो लेटर ऑफ द इंटेंट है वो यहाँ पे देखने को मिला। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च के ऊपर दोनों ने यहाँ पे एक संबंध को अच्छे किए यार। लेटर ऑफ इंटेंट है ना, दोनों ने मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जो कि स्ट्रेंथन करेगा जो कोऑपरेशन एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग उसमें। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च। बाकी जो डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज एआई एंड सेमीकंडक्टर के ऊपर यहाँ पे बातचीत बढ़ी यार ना। 5G 6G के ऊपर ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर यहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए। बाकी लेबर एंड सिक्योरिटी के ऊपर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ ऑन लेबर माइग्रेशन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए यार। यहाँ पे लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लेबर माइग्रेशन हमको देखने को मिला। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट देखने को मिले यार। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ऑन हायर एजुकेशन रिसर्च देखने को मिला। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की यहाँ पे बातचीत हुई। जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। बाकी जो इंडिया स्लोवाकिया का जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसकी बात करें सो अराउंड 1.28 यूरोस है ना बिलियन यूरोस का ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया और स्लोवाकिया के बीच में। ट्रेड वॉल्यूम ये 2024 का डाटा है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो उसके बीच में यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन रहे हैं यार। ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अच्छे रिलेशंस रहे हैं। बाकी ग्रीन एनर्जी रेलवेज एंड स्पेस में यहाँ पे इंडिया और स्लोवाकिया का इकोनॉमिक रिलेशन रहा है। बाकी जो स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गेटवे रहा है फॉर इंडियाज एंगेजमेंट विथ यूरोप। स्लोवाकिया जो है वो गेटवे रहा है यार यूरोप के साथ बातचीत करने का, एक तरह से गेटवे फॉर इंडियाज एंगेजमेंट विथ यूरोप एंड ये मेंबर है ऑफ यूरोपियन यूनियन जो शेंगन एरिया है, नाटो है उसका। तो एक तरह से इसके साथ हमारे संबंध जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध जो है शेंगन एरिया के साथ जो रिलेशंस हैं, नाटो के साथ जो रिलेशंस है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड जो
विशेग्रैड ग्रुप है, दैट इज V4 जिसको हम बोलते हैं, उसका एक कोर प्लेयर है भाई स्लोवाकिया जो है। एंड जो UNSC नेशनल NSG मेंबरशिप में सपोर्ट करता है यार ये स्लोवाकिया इंडिया को। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी यहाँ पे ये सपोर्ट करने की बात करता है। स्लोवाकिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है। बाकी जो पीपल टू पीपल रिलेशन है, तो यहाँ पे एजुकेशनल एक्सचेंज लोग पढ़ने के लिए स्लोवाकिया जाते हैं यार। कल्चरल कोऑपरेशन एंड टूरिज्म देखने को मिला स्लोवाकिया से, बहुत लोग आके इंडिया में टूरिज़्म का फ़ायदा उठाते हैं, है ना, यहाँ के कल्चर को समझते हैं, देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में यहाँ पे पैसा आता है। सो पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात करें तो एजुकेशनल एक्सचेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन एंड टूरिज़्म देखने को मिलता है यार। ऑल्सो जो इंडिया का डायस्पोरा है वो बढ़ रहा है यहाँ पे स्लोवाकिया में, तो भी एक कारण रहा है, वो भी एक चीज़ रहा है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो हमने बात की इंडिया स्लोवाकिया रिलेशन की, प्राइम मिनिस्टर का विजिट है इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ में था वो बिहार के जो न्यू GI टैक्स में जो एडिशंस हुए हैं, 3 चीज़ों का यहाँ पे बिहार के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उसमें 3 चीज़ यहाँ पे GI टैग यहाँ पे मिला है। एक तो भवन भूति साड़ी फैब्रिक्स में, एंड पेंटिंग्स में जो पत्थर कत्ती स्टोन क्राफ्ट एंड पिंधिया पेंटिंग्स हैं उनको यहाँ पे GI टैग मिला है। सो बिहार GI टैग्स की बात करें स्टूडेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्ट एंड कल्चर के अंदर यार GI टैग्स जो है। पिछले बार हमने मूंगा सिल्क की बात की, फिर तेजपुर लीची की बात की, अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू GI टैग एडिशन की। न्यू GI टैग एडिशंस। सो इसके अंदर जो भवन भूति साड़ी एंड फैब्रिक्स हैं उनको GI टैग मिला यार। भवन भूति साड़ी एंड फैब्रिक, जिसमें ओरिजिन की बात करें जो भवन भूति साड़ी एंड फैब्रिक है वो कहाँ से ओरिजिन करता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से। फीचर की बात करें तो इसके अंदर 52 ट्रेडिशनल मोटिव्स होते हैं। ये जो भवन बूटी साड़ी है ये है भवन बूटी साड़ीज यार, ठीक है। इनमें 52 ट्रेडिशनल मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो भाई इस प्रकार के यहाँ पे मोटिव्स होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फीचर है, 52 ट्रेडिशनल मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। हैंडलूम बेस्ड वूविंग होती है इसकी। टेक्निक की बात करें तो देखो भाई हाथ से यहाँ पे वीविंग हो रही है, हैंडलूम बेस्ड वीविंग हो रही है। इसके अंदर बुद्धिस्ट एंड लोकल हेरिटेज के थीम्स हमको देखने को मिले। थीम की बात करें तो बुद्धिस्ट एंड लोकल हेरिटेज थीम्स हमको देखने को मिले। ये हो गया भवन भूति
साड़ीज। नेक्स्ट जो जीआई टैग जिसको मिला है इट इज़ जो पथार कत्ती स्टोन क्राफ्ट है ना, इसको मिला है। तो पठार कत्ती स्टोन क्राफ्ट के बारे में बात करें, पथार कत्ती स्टोन क्राफ्ट, ये देखो भाई ये क्या है, ये पथार कत्ती स्टोन क्राफ्ट है। पहले तो ये ओरिजिन की बात करें तो ये गया जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिन करता है, ट्रेस किया जाता है। इसका ओरिजिन जो है गया डिस्ट्रिक्ट से। ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल की बात करें तो ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्कल्पचर्स, जो रिलीजियस स्कल्पचर्स बनाने के लिए, यहाँ पे देखो भाई शिवलिंग बनाया गया है, तो रिलीजियस स्कल्पचर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं भाई जो पत्थर कत्ती स्टोन क्राफ्ट है। यूजेस की बात करें तो रिलीजियस स्कल्पचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। हिस्टोरिकली जो विष्णुपद टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो पत्थर कत्ती स्टोन क्राफ्ट से बनाया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो विष्णुपद जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ है ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये पठार कत्ती स्टोन क्राफ्ट से बनाया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आर्ट एंड कल्चर में। नेक्स्ट जो चीज़ जिसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है इट इज़ दी पिंडिया पेंटिंग्स। ना पिंडिया पेंटिंग्स, ये देखो भाई ये क्या है, ये है पिंडिया पेंटिंग्स। ये रहा। तो ये जो होते हैं ये भोजपुर रीजन से ओरिजिन करते हैं यार। ये जो पेंटिंग है इसका ओरिजिन हमको कहाँ से देखने को मिला, जो भोजपुर रीजन है वहाँ से। इसके अंदर प्रिडोमिनेंटली जो आर्टिशंस होते हैं वो वुमेन होते हैं जो कारीगरी करते हैं। ये सब आपको कीवर्ड देके पूछा जाएगा यार, ठीक है। प्रिडोमिनेंटली वुमेन होती हैं। मटेरियल की बात करें तो नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है यार। मटेरियल की बात करें तो नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। थीम देखो भाई यहाँ पे रूरल लाइफ एंड फेस्टिवल को बताया जा रहा है, रूरल लाइफ एंड फेस्टिवल को बताया जा रहा है। थीम की बात करें तो रूरल लाइफ एंड फेस्टिवल्स को बताया जा रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे ये जो है ये 3 न्यू एडिशन हुए जीआई टैग में बिहार से। बाकी बिहार के जो जीआई कैटेगरीज में बहुत सारे और भी चीज़ें जो हैं बिहार से यहाँ पे जीआई टैग उनको मिल चुका है। तो बिहार के जीआई टैग कैटेगरीज की बात करें, बिहार जीआई कैटेगरीज की बात करें तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे जीआई टैग मिला है बिहार से यार। लाइक यहाँ पे 6 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बिहार से जीआई टैग मिला है, जिसमें हम बात करते हैं मिथिले के जो मखाने हैं, मिथिला का मखाना को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। शाही लीची को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, जिसमें लीची का एक वैरायटी जैसे तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला है जो कि असम का है ना। बघालपुरी जो जारदुलू मैंगो हैं उसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है, बघालपुरी जारदुलू मैंगो को जीआई टैग मिला है। कटरनी राइस इसको जीआई टैग मिला है। मार्चा राइस को जीआई टैग मिला है। एंड मग मगही पान को यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर जीआई टैग मिला है।
नेक्स्ट जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्ट फॉर्म्स में कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है उसकी बात करें, सो हैंडी क्राफ्ट्स एंड आर्ट फॉर्म्स में 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग्स मिला। जैसे हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग्स की, इनको जीआई टैग मिला है ना। जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी है उसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी, जो सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स है ना, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स उनको जीआई टैग मिला है। एप्लीक्यू की बात करें, लाइक कथवा जो वर्क है, एप्लीक्यू जिसको बोलते हैं कथवा वर्क, उसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। मंजूषा आर्ट को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो आपसे कोई ये सब नाम देके पूछेंगे इसमें से किस किस को जीआई टैग मिला है फ्रॉम दी कैटेगरी देके भी पूछा सकता है। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में माही मगाही पान को डाल देते, भाई पान जो है एग्रीकल्चर कैटेगरी में मिला है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मिला है। तो कैटेगरी देख के रीजन देख के भी आपको पूछा जा सकता है। अभी जो पथार कट्टी स्टोन क्राफ्ट है उसको यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के अंदर मिल गया है जीआई टैग यार। एंड पिंधिया पेंटिंग, ठीक है, पिंधिया पेंटिंग को हैंडीक्राफ्ट आर्ट फॉर्म में यहाँ पे 7 चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट जो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग है उसमें बघालपुरी सिल्क, और अभी हमने देखा भवानपट्टी साड़ी, इसको यहाँ पे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग के अंदर बघालपुरी सिल्क, भवन बुट्टी साड़ी एंड फैब्रिक्स अभी जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पथार कट्टी स्टोन क्राफ्ट है, पिंधिया पेंटिंग्स एंड भवन बुट्टी साड़ी एंड फैब्रिक्स, इसको अभी जोड़ा गया है। एंड जो फूड क्राफ्ट फूड स्टफ्स में उसमें जो सिलोवा खाजा है उसको भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है बिहार से। फूड स्टफ की बात करें तो सिलोवा खाजा, ये जो जीआई टैग मिल गया है, जीआई टैग मिलने से क्या फ़ायदा क्या होता है भाई। जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग का मतलब क्या क्या होता है इससे, जीआई टैग मिलने से। सो अबाउट जीआई, जीआई मतलब क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो यहाँ पे एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है यार, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफिक ओरिजिन को डेफिनेशन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक ओरिजिन को। रजिस्ट्री की बात करें तो इसका जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के, है ना, जो रजिस्ट्री है जीआई रजिस्ट्री वो कहाँ पे है, चेन्नई में, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर ये आता है। लीगल बेसिस की बात करें तो जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999 के अंदर ये दिया जाता है।
यहाँ पे जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ये दिया जा रहा है। एंड 10 साल के लिए GI टैग की वैलिडिटी होती है और ये रिन्यूएबल है भाई। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ GI टैग इज़ फॉर 10 ईयर। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक ड्यूरेशन होता है, जिसमें GI टैग जो है वो रिन्यूएबल है, 10 साल के लिए होता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी बिहार के GI टैग्स की, विंध्या पेंटिंग्स की बात की, पथारकट्टी स्टोन क्राफ्ट, विंध्या पेंटिंग्स एंड भवन बूटी साड़ीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के जो हमसे पूछे जा सकते हैं, न्यूज़ में थे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ब्रिक्स का इंडोर डिक्लेरेशन है वो न्यूज़ में था यार। जो 16 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी इंदौर के अंदर, वहाँ पे इंडोर डिक्लेरेशन हमको यहाँ पास हुआ, तो उसके बारे में बात करें। ब्रिक्स इंडोर डिक्लेरेशन की, ब्रिक्स इंदौर मध्य प्रदेश में जो हुआ था ये, ब्रिक्स का जो ये इंडोर डिक्लेरेशन है, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन को इंश्योर करने की बात की, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी बात करें अगर, तो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट की बात की गई यार। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ। फार्मर लाइवलीहुड एंड प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देंगे, ये बात किया गया। फोर न्यू इनिशिएटिव्स की बात करें तो जो ब्रिक्स इंडोर डिक्लेरेशन है इसके साथ साथ यहाँ पे 4 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए, लाइक एग्रो इकोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एग्रो इकोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर, नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर एंड फार्मर राइट्स इन सीड सिस्टम, ये इनिशिएटिव्स आए यहाँ पे। फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टम, ब्रिक्स जो एग्री एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है ये लॉन्च किया गया। ब्रिक्स एग्री एंड इंफॉर्मेशनल और इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये लॉन्च किया गया। की हाइलाइट्स की बात करें तो फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट पे मेन फोकस हुआ यार, नॉलेज टू एक्शन हब बनाएंगे ये बोला गया। की हाईलाइट की बात करें तो फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, इस चीज़ पे फोकस किया गया। फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है, नॉलेज टू एक्शन हब बनाना है, नॉलेज टू एक्शन हब बनाना है। ब्रिक्स वाटिका ट्री पेंटिंग यहाँ पे हमको देखने को मिला, ये जो ब्रिक्स वाटिका मतलब वाटिका ट्री प्लांटिंग की बात की गई। एंड स्मॉल फार्मर्स एंड यूथ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करेंगे यार, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया ना। स्मॉल फार्मर्स एंड यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे
फोकस किया गया। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी दैट इज़ डेंगी है ना। ऑल वैक्सीन की बात करें तो डेंगी ऑल वैक्सीन जो है नाम से समझ आ रहा है, ब्राज़ील ने सस्पेंड किया इट्स डेंगू वैक्सीनेशन जो कैंपेन था। 2 डेथ हुए 52 सीवियर एडवर्स इवेंट्स के बाद, तो इसके वजह से न्यूज़ में था। एंड भूटानियन है ना ऑल्सो, जो भूटान में जो डेंगू वैक्सीन है उनके अंदर भी एडवर्स रिएक्शन हुआ, और इंडिया भी एक तरह से अपकमिंग जो डेंगू और वैक्सीन लाने वाला है उसके रिलेटेड में ये न्यूज़ में था। तो ये डेंगू और वैक्सीन की बात करें तो ये है क्या? डेंगू और वैक्सीन की बात करें तो इसके वैक्सीन की स्पेसिफिकेशन की बात करें पहले तो वैक्सीन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक इंडिजिनसली डेवलप टेट्रावेलेंट वैक्सीन है भाई। लाइव एटिनेटेड टाइप है ये। सिंगल डोज प्रोटेक्शन देता है ये। एंड ये टारगेट करता है 4 जो डेंगू वायरस स्टेरोटाइप्स हैं उनको, डेनवी स्टेरोटाइप्स हैं उनको। सेफ्टी एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जो ICMR एंड पेनिकिया बायोटेक ने कोलैबोरेट करके ये डेंगू और वैक्सीन बनाया है। ICMR एंड पेनिकिया बायोटेक कोलैबोरेशन जो NIH एंड USA टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। जो टेक्नोलॉजी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि USA है वहाँ का डेंगू वैक्सीन प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर बेस्ड है यार, जो कि सिमिलर है जो भूटानियन DV वैक्सीन है ब्राज़ील का। भूटानन DV वैक्सीन के बराबर जैसा ही है ये। एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट रिस्क देखने को मिलता है इसके अंदर। एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट रिस्क देखने को मिलता है। प्री रोल आउट क्लिनिकल असेसमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। तो जो ड्रॉप शिपिंग है ये न्यूज़ में क्यों था भाई? बिकॉज जो पॉपुलैरिटी है इंस्टाग्राम बेस्ड शॉपिंग एंड AI एनेबल्ड ई-कॉमर्स का, उसके रेफरेंस में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। बिकॉज जो इम्प्लीकेशन है ड्रॉप शिपिंग का वो यहाँ पे देखने को मिला। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है ना? इट इज़ ड्रॉप शिपिंग इज़ अ रिटेल बिजनेस मॉडल जो कि सेलर एक्सेप्ट करता है कस्टमर ऑर्डर को विदाउट मेंटेनिंग इन्वेंट्री, है ना, थर्ड पार्टी सप्लायर पे विश्वास रखता है टू फुलफिल द डिलीवरी। तो ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो खुद का इन्वेंट्री नहीं होता, बस किसी और को बोलता है ये। यहाँ पे जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है ड्रॉप शिपिंग का
वो क्या है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है, ऑर्डर को फॉरवर्ड करता है, थर्ड पार्टी फुलफिल करता है इसको, एंड डायरेक्ट डिलीवरी होता है टू द कस्टमर। यार कि ऐसा कोई कंपनी बनाया जो कि कपड़ा बेच रहा हूँ बोल रहा है, लेकिन ये बेच खुद नहीं रहा है, किसी और को बोल रहा है कि बेचने के लिए, बस बीच का कमीशन खा रहा है ये। इसके पास कोई इन्वेंट्री भी नहीं है, कोई कपड़ा का स्टॉक भी नहीं है, किसी और को बोल रहा है ये। तो बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। यार डायरेक्ट डिलीवरी होता है टू कस्टमर। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, जो बिजनेस इन्वेंट्री का कॉस्ट है उसमें, उधर बिजनेस इन्वेंट्री का कॉस्ट बहुत कम होता है। यार इम्प्लीकेशन की बात करें, लो बिजनेस इन्वेंट्री कॉस्ट, काउंटरफिट एंड क्वालिटी रिस्क होते हैं, नकली माल भी जा सकता है, थर्ड पार्टी पे बोल रहा है तो वो कोई गलत चीज़ को भी यहाँ पे ये बेच सकता है। काउंटरफिट एंड क्वालिटी रिस्क, लाइक अमेजोन तो खुद नहीं बेचता यार, किसी और को बोलता है, तो क्वालिटी रिस्क हो सकता है। डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फ्रॉड एंड स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि मैं इसको बेच दूँगा, कोई ले ले ऑर्डर उसको ना दे, तो थर्ड पार्टी जो है वो ना भेजे, तो ये पोटेंशियल फॉर फ्रॉड एंड स्कैम्स जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो है 21 जून 2026 को योगा डे भी है, तो इसके बारे में ये न्यूज़ में था यार। इंटरनेशनल योगा डे की बात करें, जिस दिन नीट का एग्ज़ाम है उसी दिन योगा डे भी है। तो इंटरनेशनल योगा डे के दिन पे ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो इंटरनेशनल योगा डे होगा कोलकाता के अंदर, है ना, नेशनल इवेंट जो होगा कोलकाता के अंदर 2026 का 21 जून का है यहाँ पे। इसका थीम क्या होगा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY 2026। तो जो इवेंट डिटेल्स हैं उसकी बात करें तो थीम क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड जो नेशनल इवेंट है वो कहाँ पे होगा, कोलकाता में। एंड समर सोल्स्टाइस जो है, समर सोल्स्टाइस में क्या होता है, डे सबसे लंबा होता है, उसके साथ ये कोइंसाइड करेगा, इस चीज़ को भी याद रखना यार। इक्विनॉक्स में दिन और रात बराबर होते हैं, समर सोल्स्टाइस में दिन सबसे लंबा होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है, ओवरहेड होता है। की रिसोर्स एंड एक्टिविटीज़ की बात करें, की रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज़ की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैंडबुक दिया जाएगा 2026 में ही आएगा। यहाँ पे 21 रीजनल लैंग्वेज में ये ब्रॉडकास्ट होगा। कॉमन योगा प्रोटोकॉल्स वीडियोस होंगे यहाँ पे, कॉमन योगा प्रोटोकॉल वीडियोस होंगे। हेरिटेज साइट को सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, ये सब हमको यहाँ पे की रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज़ के अंदर हमको देखने को मिला। एक करते QR कोड एंड लिंक फॉर इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड कॉमन योगा प्रोटोकॉल वीडियोस होंगे। भाई ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस गाइड बनाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिलीज़ किया। ठीक है, ये जो ये इंटरनेशनल
डे ऑफ योगा हैंडबुक जो 2026 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिलीज़ किया। एक मल्टीलिंगुअल रिसोर्स है जहाँ पर 21 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है ना। ऑथेंटिक योगा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, एक वीडियो इंस्ट्रक्शंस भी है, QR भी है। तो ये हमारे पास हमने देखा। जो हेरिटेज साइट सेलिब्रेशन लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा स्पेशल इवेंट्स एट 100 आइकॉनिक हेरिटेज साइट अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे योगा को लिंक किया जाएगा विद इंडियाज कल्चर हेरिटेज यार। इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिलीज़ किया, याद रखना। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट जो माइंड मैप्स थे, करंट अफेयर माइंड मैप्स ऑफ दी 16 जून 2026 की।